नमस्कार दोस्तों। भारत को 2047 तक हमने एक विकसित देश बनाने का सपना देखा है। इस सपने को पूरा करने में कोई एक नीति अगर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है तो वो है हमारे देश की ऊर्जा नीति। दरअसल जिस तरीके से हमारे देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हमें दिख रहे हैं, उन परिवर्तनों के मद्देनज़र हमारे देश की नीतियों में आपको आमूल-चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है अगर 2047 तक हम भारत को एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं। अब इन्हीं परिवर्तनों के मद्देनजर संसद में एक विधेयक पेश किया गया है, जिसे हम परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 के नाम से जानते हैं। और इसका पूरा नाम भारत परिवर्तन के लिए नाभिकीय ऊर्जा का सतत दोहन एवं संवर्धन यानी कि शांति विधेयक है। अब दोस्तों, ये जो विधेयक है, ये विधेयक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरीके से डिजिटलीकरण बढ़ रहा है, वर्तमान समय में हम जिस तरीके से पारंपरिक ऊर्जा से हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ बढ़ रहे हैं, हम पारंपरिक ईंधन से हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ईवीज़ हैं, हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इन बदलते परिदृश्य में जो ऊर्जा है, ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा होगी, विशेषकर बिजली। तो जो बिजली है, उसकी पूर्ति में परमाणु ऊर्जा का जो योगदान है, वर्तमान में 3.1% है। तो हमें बढ़ते हुए बिजली की ज़रूरत के मद्देनज़र अपने परमाणु ऊर्जा नीति में परिवर्तन करने की ज़रूरत है और इन्हीं परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए ये शांति विधेयक 2025 लाया गया है। ये जो विधेयक है दोस्तों, ये 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करेगा और हमारे देश में जो परमाणु ऊर्जा ढांचा अत्यधिक बंद था, उसमें कुछ आमूल-चूल परिवर्तन करेगा। इस विधेयक को लाने के पीछे का उद्देश्य भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। हमारी जो जलवायु प्रतिबद्धताएं हैं, उन प्रतिबद्धताओं के प्रति अपना जो कदम है वो बढ़ाना है। साथ ही साथ हमारे देश में जो ग्रिड स्थिरता है, उसकी समस्या को दूर करना है और जो परमाणु ऊर्जा है उसमें निजी और विदेशी भागीदारी को सक्षम बनाना है। ये विधेयक हमारे देश के अंदर परमाणु शक्ति उत्पादन में न केवल भारतीय बल्कि विदेशी दोनों तरह के निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ावा देगा। और ये विधेयक हमारे देश में जो मौजूदा कानून है परमाणु ऊर्जा से संबंधित, जिसमें आपको परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 है, साथ ही साथ नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम CLND 2010, ये है, इन दोनों को ये प्रतिस्थापित करेगा। तो हम एक एक करके इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों के बारे में देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे हमारे देश के अंदर परमाणु ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन होगा, या ये जो इसके प्रावधान है, ये आमूल-चूल परिवर्तन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका क्या पोटेंशियल है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो विधेयक है, ये हमारे देश के अंदर एक ऐसा परमाणु ऊर्जा विनियम ढांचे के निर्माण का प्रस्ताव करता है जो संसद के प्रति जवाबदेह होगा। अभी वर्तमान समय में हमारे देश में जो नाभिकीय संयंत्र संचालन होता है, उस पर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का आपको एकाधिकार देखने को मिलेगा। तो इस एकाधिकार को भी समाप्त करने का प्रावधान इस शांति विधेयक 2025 में किया गया है। इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटर जब किसी दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से मुआवजा की जो पहले मांग करते थे, इस मुआवजा वाले प्रावधान में थोड़ा सा रियायत दिया गया है इस शांति विधेयक में। तो किस तरीके से ये रियायत दिया गया है, आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे, ये जो ऑपरेटर होते हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करते हैं, तो इन ऑपरेटरों को एक अधिनियम के तहत कानूनों का उल्लंघन करने पर उनकी जवाबदेही की सीमा तय करके इस अधिनियम के माध्यम से एक तो सुरक्षा भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ ये ऑपरेटर जो संयंत्र चला रहे हैं, वो उस संयंत्र के आकार के आधार पे गंभीर उल्लंघन के मामले में आप देखेंगे, इन ऑपरेटरों को 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो ऑपरेटर हैं, वो ज़्यादा सतर्कता से काम करेंगे और सुरक्षा के मानदंडों को ज़्यादा अच्छे तरीके से स्थापित करेंगे। फिर ये जो विधेयक है दोस्तों, ये विधेयक हमारे देश के अंदर परमाणु क्षति के लिए एक संशोधित और एक व्यावहारिक नागरिक दायित्व ढांचा का प्रस्ताव करता है और इसके लिए एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को कानूनी दर्जा प्रदान करता है। अब इससे होगा क्या? इससे हमारे देश में जो भी आपातकालीन तैयारियों से जुड़े तंत्र हैं, हमारे देश में जो नाभिकीय संयंत्र के क्वालिटी अश्योरेंस है, हमारे देश में जो सेफ गार्ड के रूल्स हैं, जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, इन सबको करने का जो काम है, ये विधेयक करेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो विधेयक है, ये निजी एवं विदेशी हिस्सेदारी के अंतर्गत निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा की परियोजनाओं में 49% तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति देता है। इसका मतलब ये है कि अभी भी स्वामित्व सरकार के पास रहेगा, क्योंकि स्वामित्व के मामले में आप देखेंगे 51% जो शेयर है,
वो सरकार का रहेगा, इसलिए अभी भी स्वामित्व सरकार के पास आपको देखने को मिलेगा और जो निजी भागीदारी है वो 49% तक हो पाएगी। निजी भागीदारी का दायरा अब केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा। जो निजी भागीदारी है वो परमाणु खनिजों के अन्वेषण में भी हो सकेगी, ईंधन और उपकरण के निर्माण में भी निजी भागीदारी अब संभव होगी। फिर इसके अलावा जो संयंत्र संचालन के कुछ पहलू होते हैं उनका चयन में भी आपको निजी भागीदारी देखने को मिलेगी और जो लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी निजी भागीदारी आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अब निजी और जो विदेशी, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, ये निजी भागीदारी जो है अब केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी, उसके दायरे का विस्तार किया गया है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स में भी अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निजी भागीदारी हो पाएगी। तो आखिरकार स्मॉल जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं इनका क्या महत्व है? सबसे पहले दोस्तों, इनका तो आकार छोटा होता है, इनकी जो संरचना होती है वो मॉड्यूलर होती है और इनकी तुरंत तैनाती संभव है। तो इसका मतलब ये है कि एसएमआर जो है, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, सबसे पहली बात ये सुविधाजनक है। उसके बाद एसएमआर औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन में बहुत मदद करते हैं। जो एसएमआर है वो कैप्टिव पावर जैसे कि डेटा सेंटर के लिए पावर के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसका मतलब कि पहला जो फायदा है, जो पहला एसएमआर का महत्व है वो है इसका सुविधाजनक होना और दूसरा है इसकी उपयोगिता होना, क्योंकि डीकार्बनाइजेशन बहुत ज़रूरी प्रोसेस हो जाता है। जो भी स्टील और सीमेंट उद्योग से आप देखेंगे, कार्बन हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्मुक्त होता है, तो उसको डीकार्बोनाइज करने के लिए ये जो एसएमआर है उसके वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। साथ ही साथ जो एसएमआर है ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के पूरक के रूप में एक कार्बन तटस्थ बेसलोड बिजली को प्रदान करेगा। इसका मतलब जो एसएमआर है वो हमारे देश के अंदर ग्रिड स्थिरता में भी अपना योगदान देगा। साथ ही साथ आप देखेंगे जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जिसको हम बार्क के नाम से जानते हैं, ये भारत लघु रिएक्टर जो कि 220 मेगावाट का है, भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर जो कि 200 मेगावाट का है, इन सब रिएक्टर्स की जैसे उन्नत एसएमआर डिजाइन को ये विकसित कर रहा है। तो हमारे देश में चूंकि एसएमआर का महत्व बढ़ रहा है और एसएमआर में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम देख रहे हैं उसके लिए हमें और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो इसी पैसे की कमी को, इसी पूंजीगत बाधा को दूर करने के लिए एसएमआर में भी निजी भागीदारी को बढ़ाया गया है। तो ये दोस्तों इस विधेयक के प्रावधान थे। अब आपके मन में सवाल ये उठना चाहिए कि हमारे देश के अंदर परमाणु क्षेत्र में जो भी सुधार लाए जा रहे हैं, तो आखिरकार इन सुधारों की ज़रूरत क्यों है? तो इसको समझने के लिए आपको 3-4 बातें समझनी पड़ेगी। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर हो गया, पवन हो गया, इन सब का बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है। अब इनके विस्तार ने हमारे देश के अंदर ग्रिड की अस्थिरता को बढ़ा दिया है, क्योंकि जो ग्रिड है वहाँ पे पर्याप्त ऊर्जा का भंडारण नहीं होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कोयला और तापीय ऊर्जा पर पर्यावरणीय और राजनीतिक प्रतिबंध है। हमारे देश ने नेट ज़ीरो का जो लक्ष्य रखा है 2070 तक, अब इसके लिए हम कोयला से बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते, जो तापीय विद्युत है उसका उत्पादन नहीं कर सकते, तो उस पे पर्यावरणीय और राजनीतिक प्रतिबंध है। तो दूसरी तरफ परमाणु ऊर्जा जो है इन सारी कमियों को दूर करता है और एक विश्वसनीय बेस लोड बिजली प्रदान करता है और एक निम्न कार्बन उत्सर्जन वाला विकल्प भी प्रदान करता है। तो इसीलिए हमें अगर अपने परमाणु क्षेत्र में विस्तार करना है, तो परमाणु क्षेत्र में हमें इन सुधारों को लेके आगे चलना पड़ेगा और ये जो शांति विधेयक है, इन्हीं सुधारों के मद्देनजर बनाया गया है, जो कि एक तरफ हमारे देश में ऊर्जा जो नीति है उसमें ऊर्जा नीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, ऊर्जा नीति को इस तरीके से बनाएगा कि हमारे देश में विकास रुकेगा नहीं और दूसरी तरफ हमारी जो वैश्विक प्रतिबद्धताएं हैं, इस वैश्विक प्रतिबद्धता को भी हम पूरा कर पाएंगे। तो एक तरफ हम विकास भी कर पाएंगे, दूसरी तरफ पर्यावरण को संरक्षण भी दे पाएंगे। ऐसा जो प्रावधान है इस शांति विधेयक 2025 का, वो इंश्योर करने का काम करता है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर अब विकास इस हद तक पहुंच चुका है कि हमारे देश में अब प्रौद्योगिकी की कमी की बाधा नहीं है। अगर हम किसी भी क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं तो प्रौद्योगिकी की कमी एक समस्या नहीं है। आज समस्या क्या है? पूंजीगत बाधा, यानी पैसे की कमी। तो जिस तरीके से शांति विधेयक 2025 में निजी निवेश और जो विदेशी से भी निजी निवेश का प्रावधान है, उन प्रावधानों से हम विदेशी संप्रभु धन कोषों को जो है और निजी निवेशकों को परमाणु के क्षेत्र में आकर्षित कर पाएंगे, ताकि हमारे देश में जो परमाणु ऊर्जा है उसमें उसकी भागीदारी में वृद्धि हो।
क्योंकि अभी वर्तमान समय में हम 3.1% जो है अपनी कुल ऊर्जा का जो है उसको वो परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। तो इस 3.1% की मात्रा को हमें बढ़ाना है, तो हमें जाहिर सी बात है कि परमाणु के क्षेत्र में और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है और ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो इन्हीं पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो निजी निवेश की संकल्पना है वो शांति विधेयक 2025 में लाई गई है। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है। इस समझौते को पूरा हुए लगभग 2 दशक हो चुके हैं, लेकिन इस समझौते की जो क्षमता थी, इस समझौते में जो व्यावसायिक क्षमता थी, उस व्यावसायिक क्षमता का उपयोग अभी तक भारत नहीं कर सका है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस भारत अमेरिका समझौते का भारत को लाभ उठाना है, तो उसके लिए भारत को बहुत सारे सुधार करने पड़ेंगे और शांति विधेयक 2025 इन्हीं सुधारों को ध्यान में रख के लाया गया है और जो इस समझौते का लाभ है, वो लाभ भारत को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि आखिरकार हमारे देश में परमाणु सुधार की आवश्यकता क्यों है। अगर हम भारत के परमाणु क्षमता महत्वाकांक्षा की बात करें दोस्तों, कि भारत में किस हद तक हम परमाणु की क्षमता बना सकते हैं, तो भारत की महत्वाकांक्षा मैंने आपको बताया कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की है। उसी तरीके से 2047 तक भारत 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना चाहता है, जो वर्तमान में 8 गीगावाट है। तो आप समझ सकते हैं लगभग 12 गुना वृद्धि भारत को करना पड़ेगा 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता में, तब जाके ये 2047 की जो अपनी महत्वाकांक्षा है 100 गीगावाट की, उसको पूरा कर पाएगा। अब इस लक्ष्य को पूरा करने में जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, इनको एक नया स्तंभ बनाया जा रहा है, क्योंकि इसके कई सारे फायदे हैं। ये ज़्यादा आसान है, ये सुविधाजनक है, इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, ये प्रदूषण के नियंत्रण में भी बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण में इसलिए क्योंकि ये आसानी से बिजली उत्पन्न करवा पाते हैं और उससे डीकार्बोनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको लेके आगे बढ़ा जा सकता है। अब भारत इसके अलावा देखेंगे कि 20,000 करोड़ के व्यय के साथ जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये 20,000 करोड़ आपको बजट 2025-26 में देखने को मिलेगा। तो आप जो परमाणु ऊर्जा है, उसके महत्व का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा क्षमता के विकास के लिए हमारे देश के बजट में 2025-26 के बजट में आपको 20,000 करोड़ का जो है आवंटन देखने को मिलता है। वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित एसएमआर को परिचालन में लाने का हमने लक्ष्य रखा है। तो इसका मतलब ये है कि हम धीरे-धीरे उन ऊर्जा के स्रोतों की तरफ बढ़ रहे हैं जो ज़्यादा पर्यावरण की दृष्टि से वो ज़्यादा अच्छे हैं, उनसे प्रदूषण कम होता है और उसमें परमाणु ऊर्जा हमें एक बहुत अच्छा विकल्प मालूम पड़ता है। तो दोस्तों, हम अगर इस विधेयक के अंदर निजी क्षेत्र की रुचि की बात करें, इस विधेयक में जो निजी निवेश की अवधारणा लाई गई है, तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि निजी क्षेत्र की रुचि इस विधेयक के माध्यम से कितनी है। इस क्षेत्र में जो निजी क्षेत्र है, वो कितना निवेश करना चाहता है और इस निजी निवेश के बाद जो परिचालन का मॉडल है, वो किस तरीके का रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा पावर है, अदानी पावर है, फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, बहुत सारी महारत्न और बहुत सारी नवरत्न कंपनियों ने एसएमआर परियोजनाओं में अपनी रुचि दिखाई है। तो इसी रुचि को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है, ताकि परमाणु ऊर्जा क्षमता के विकास के क्षेत्र में जो निजी निवेश है उसको बढ़ावा दिया जा सके। फिर सरकारी स्वामित्व वाली जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके पास एसएमआर का स्वामित्व और परिचालन नियंत्रण बरकरार रहेगा। मीन्स ये कि हालांकि एसएमआर परियोजनाओं में, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स परियोजनाओं में निजी निवेश बढ़ेगा, लेकिन जो स्वामित्व है एसएमआर का, वो अभी भी एनपीसीआईएल के पास रहेगा। फिर निजी कंपनियां संपूर्ण परियोजना जीवन चक्र का प्रबंधन करेगी और उन्हें बदले में एक निश्चित तौर पे दीर्घकालिक कैप्टिव बिजली की आपूर्ति होगी, जिसकी जिसकी मदद से ये जो निजी कंपनियां हैं अपने दूसरे कार्यों का संपादन अच्छे से कर पाएगी। तो निजी क्षेत्र की इस क्षेत्र में जो है परमाणु ऊर्जा क्षमता के क्षेत्र में काफी रुचि देखने को मिल रही है और परिचालन मॉडल इस प्रकार का है कि हालांकि इसमें जो एसएमआर है उसमें निजी निवेश हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो स्वामित्व है और जो परिचालन है उस पे एनपीसीआईएल का नियंत्रण रहेगा। ठीक बात है। तो दोस्तों, इस परमाणु दायित्व कानून में कुछ हमें बाधा भी देखने को मिलती है। अब इसमें सबसे पहले बाधा तो ये है कि ये जो 2010 का नागरिक दायित्व अधिनियम है, ये निजी एवं विदेशी निवेश के लिए सबसे बड़ी बाधा है। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम में आपको एक प्रतिपूर्ति का अधिकार शामिल है। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई दुर्घटना होती है,
तो ऑपरेटरों को दुर्घटना की स्थिति में जो भी आपूर्ति करता है, स्पेशली विदेशी विक्रेता, उनसे मुआवजा मांगने की अनुमति है। इसका मतलब जो विदेशी विक्रेता हैं, जैसे आपको वेस्टिंग हाउस हो गया, ईडीएफ है, तो इस वजह से ये विदेशी विक्रेता इसे निवेश में एक बहुत बड़ी बाधा मानते हैं कि अगर किसी नाभिकीय संयंत्र में, किसी परमाणु ऊर्जा विकास संयंत्र में कोई भी दुर्घटना होती है, तो उस संयंत्र को ऑपरेटर जो कर रहे हैं, वो ऑपरेटर फिर आपूर्तिकर्ता से मुआवजा मांग सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसी मुआवजा मांगने की जो अनुमति वाली जो बात है, इसमें आपको रियायत देता है कौन? शांति विधेयक। तो अब जो है, तो ये जो प्रतिपूर्ति के अधिकार का प्रावधान है, इसी प्रावधान के समाधान के लिए आपूर्तिकर्ता की जवाबदेही को एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर सीमित करना, और फिर या फिर जो राज्य समर्थित बीमा है या निधि कोष है, उसका निर्माण करना इस विधेयक में शामिल है, ताकि जो भारतीय कानून है उसको वैश्विक दायित्व समझौते के अनुरूप बनाया जा सके। इसका मतलब पहले जो ऑपरेटरों के पास इस बात का अधिकार था कि वो आपूर्तिकर्ताओं से मुआवजा मांग सकते थे, उस पे थोड़ी सी सीमा लगाई गई है। साथ ही साथ एक राज्य समर्थित बीमा कोष का भी निर्माण किया करने की बात की गई है, और इन सब को करने से होगा ये कि हमारे जो भारतीय कानून है वो वैश्विक दायित्व समझौते के अनुरूप हो सकेंगे, और इससे जो हमारे देश में विदेशी विक्रेता हैं, विदेशी विक्रेता हमारे देश में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश में हिचकिचाएंगे नहीं। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हम आगे किस तरीके की राह अपना सकते हैं। हमें बहुत सारे हमारे हमारे सामने बहुत सारी अड़चनें भी हैं, हमारे सामने बहुत बड़े अवसर भी हैं। तो इन अवसरों को और इन चुनौतियों को एक साथ लेकर हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देश में आपको देखना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर जो परमाणु सुरक्षा को लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक चिंता है, उसको दूर करना चाहिए, और इसके लिए एक स्वतंत्र परमाणु सुरक्षा निगरानी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो जनता का विश्वास जीतना सबसे पहला तरीका हमारा हो सकता है आगे बढ़ने के लिए। फिर उसके बाद हमें व्यावसायिक व्यवहार्यता को भी अपनाना पड़ेगा। जो निजी क्षेत्र की चिंताएं हैं, जैसे व्यावसायिक व्यवहार्यता है, फिर जोखिम साझाकरण है, इन सारी चिंताओं का समाधान करना जरूरी है, तभी इस क्षेत्र में हमें कोई भी प्रगति देखने को मिलेगी। फिर आप देखेंगे प्रौद्योगिकी संक्रमण भी आगे की राह हो सकती है, क्योंकि हमने अपने देश के अंदर दाब युक्त भारी जल रिएक्टर पे बहुत ज्यादा निर्भर है। हमारा जो देश है वो इस प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर पे बहुत ज्यादा निर्भर है। तो इसको संरक्षित करते हुए हमको धीरे-धीरे विश्व स्तर पर जो लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं, ये जो प्रौद्योगिकी है, क्योंकि पूरा विश्व इस प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ रहा है, तो हमें भी इसकी ओर बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर पे अभी निर्भर हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो सेशन है, उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो इस तरीके से हम निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 भारत की ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो हमारे देश को एक रणनीतिक, एक निवेश अनुकूल और एक जलवायु अनुकूल परमाणु ऊर्जा ढांचे की ओर लेके जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो विधेयक है, ये विधेयक हमारे देश के लिए बहुत सारे सकारात्मक परिणाम लाने की दृष्टि से बनाया गया। इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। साथ ही साथ ये तो प्रीलिम्स का प्रश्न है, इसके अलावा आप मेंस के प्रश्न जो ये है कि शांति विधेयक 2025 भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रतिमान विस्थापन पैराडाइम शिफ्ट का प्रतिनिधित्व करता है। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए और चर्चा कीजिए कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होगा। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिख के मेरे आंसर राइटिंग ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का जो ये सेशन है ये आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। आप शांति विधेयक के प्रमुख प्रावधानों को समझ पाए होंगे, शांति विधेयक के प्रावधानों को लागू करने में क्या-क्या अड़चनें हैं, क्या-क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप समझ पाए होंगे, और आगे हम किस तरीके से बढ़ सकते हैं, आगे की राह क्या हो सकती है हमारे लिए, इसको भी आप समझ पाए होंगे। तो जाने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।